नमस्कार। इतिहास चर्चा के 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने बात की थी पुनर्जागरण की, और पुनर्जागरण पे बहुत थोड़ी सी बात की। पुनर्जागरण शब्द से क्या क्या हम पता कर लेते हैं, और कैसे उसी में हमने कहा कि जागरण नहीं है, पुनर्जागरण है। तो कब यूरोप पहले जगा हुआ था, कब से कब तक सोया, और दोबारा से 15वीं शताब्दी में जगा, ये हमको पता है। और इसीलिए इस शब्द के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया, इस दूसरे बार यूरोप के जगने के लिए, वो पुनर्जागरण शब्द का इस्तेमाल किया। अब नॉर्मली या जितनी भी हम लोग इतिहास की पुस्तकें देखेंगे तो ये माना जाता है कि पुनर्जागरण से ही यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई। लेकिन इसको लेके भी एक डिबेट है, जिससे सिर्फ मैं विद्यार्थियों को अवगत करा देना चाहता हूँ उस डिबेट से। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। डिबेट ये है कि क्या यह सही है कि 15वीं शताब्दी में 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जो यूरोप में भाग के लोग कुस्तुनतुनिया से आए, विद्वान लोग, और उन्होंने जिस तरह से प्राचीन ज्ञान से ठहरे हुए यूरोप को वाकिफ कराना शुरू किया, तो उससे यूरोपीय जीवन में खास तौर पे इटली पहला केंद्र बना। और वहाँ जीवन के तमाम जो कहते हैं कि गतिविधियाँ होती हैं, या जितने तरह की विद्याएं हमारे पास थी, उन सब में प्राचीन ज्ञान और वर्तमान विद्या के समन्वय से एक नए तरह की लर्निंग शुरू हुई। न्यू लर्निंग जिसको कहते हैं, या एनलाइटमेंट का एक राह शुरू हो रहा है। लेकिन जो डिबेट जिसकी मैं बात कर रहा था, वो डिबेट ये है कि क्या सचमुच किसी काल से जो काल विभाजन है इतिहास में, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल, ये कितना सही है। जैसे आज हम आधुनिक काल में रहते हैं, तो हमारी तुलना अगर हम लोग करें दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में, आधुनिक काल 2024 का भारत या और विकासशील देश, और 2024 में ही अफ्रीकी महाद्वीप के अंगोला, मोजाम्बिक, इथोपिया, तो क्या ये सब आधुनिक युग में जी रहे हैं? गहरा तौर पे एक ही समय में ये तीन अलग अलग युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर अमेरिका आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो हम मध्यकालीन हुए, और अंगोला प्राचीन, इथोपिया वगैरह को रख सकते हैं। या किसी एक पर्टिकुलर देश में ही बात करें, तो अमेरिका में जो शिकागो में रहने वाले लोग हैं, न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग हैं, और जो रेड इंडियंस हैं, वो एक दूसरे के एकदम समान स्तर पे हैं क्या, तो अधिकतर। या दिल्ली की बात करें हम लोग, तो हिंदुस्तान की बात करें तो बस्तर या उड़ीसा के किसी दूर दराज गाँव की बात करें, और फिर गंगा जमुना जहाँ हम लोग रहते हैं कि दोआब के मैदानों के गांव की बात करें, और फिर हम नई दिल्ली के किसी झोपड़पट्टी या लोअर क्लास मोहल्लों की बात करें, तो ये सब अलग अलग युगों का प्रतिनिधित्व एक ही समय में, कालखंड एक ही है, 2024 या 21वीं शताब्दी, और इसी में ये सब अलग अलग युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहाँ तक उचित होगा कि पुनर्जागरण से हम माने कि यूरोप में आधुनिक काल की शुरुआत हुई? और इसको लेके यूरोपीय विद्वानों में काफ़ी एक डिबेट है, जिसमें खास तौर पे जिस आदमी का नाम है प्रिजवर्ड स्मिथ, इन्होंने 2 किताबें लिखी। एक तो लिखी थी, मतलब 2 क्या कई किताबें हैं इनकी, लेकिन जो जिन किताबों का संदर्भ है, एक है ओरिजिन ऑफ मॉडर्न कल्चर, और उसमें वो ये मानते हैं कि 1453 की जगह 1543 जब कोपरनिकस ने यह पता लगाया कि सारे ग्रह जो हैं वो पृथ्वी का नहीं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उससे वो मानते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत हुई। क्योंकि उससे पहले तक बाइबल से लेके सारे धर्म ग्रंथों में भी यही था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, और ब्रह्मांड के सारे ग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने पहली बार 16वीं शताब्दी में ये विज्ञान की मदद से, गणित की मदद से ये सिद्ध किया कि नहीं, सूर्य का चक्कर, सारे पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो वहाँ से उन्होंने आधुनिक काल की शुरुआत
मानी है, और वो किताब है उनकी, जो वहाँ से वो कहते हैं कि ये मॉडर्न एरा शुरू हुआ 16वीं शताब्दी। बहरहाल वो बहस अपनी जगह है। लूथर, एक उन्हीं के ब्रेजवर्ड स्मिथ की एक किताब है मार्टिन लूथर के ऊपर, और उस किताब में वो लिखते हैं कि चाहे वो प्रोटेस्टेंट धर्म हो चाहे कैथोलिक धर्म हो, दोनों ही विज्ञान विरोधी, दोनों ही आधुनिकता विरोधी हैं, दोनों ही किसी तरह के नएपन के विरुद्ध जाते हैं। तो ऐसी ऐसी डिबेट्स भी हैं वहाँ। और मैंने पहले भी कहा कि धर्म अपने शुरुआती दौर में हमेशा एक प्रगतिशील भूमिका अदा करता है, और जैसे जैसे वो उसके अनुयायी बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उसमें पैसा और सत्ता आती जाती है, वैसे वैसे वो प्रतिगामी होता जाता है। ये बात हम लोग यूरोप में बहुत अच्छी तरह से यूरोप के इतिहास को देख के समझ सकते हैं कि जिस समय हम कह रहे हैं कि यूरोप कब से कब तक सोया था, पुनर्जागरण तो 15वीं, या हम लोग ब्रेजवर्ड स्मिथ की बात को लें तो 16वीं शताब्दी में शुरू होगा, लेकिन उससे पहले की यूरोप क्या पूरी तरह ठहरा हुआ यूरोप है? कोई गतिविधि नहीं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने चर्च की जो एक छत्र से जो राज्य है उसको चुनौती देना शुरू किया था अलग अलग देशों में यूरोप के। कोपरनिकस ने बाइबल की कई बातों को, ये बात को गलत, पृथ्वी की शेप को लेके बाइबल में लिखा था कि वो अंडाकार है पृथ्वी। विज्ञान ने साबित कर दिया कि नहीं, गोल है पृथ्वी। तो इस तरह से बाइबल की बातें जो माना जाता था कि एक अपौरुषेय, या ईसा मसीह ने जो कहा उस आधार पर लिखी गई थी बाइबल। तो अगर ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, तो अब अगर ईश्वर के पुत्र ने जो कुछ कहा उसको विज्ञान ने गलत साबित कर दिया, तो इससे लोगों में जो एक तरह की अंध आस्था होती थी वो आस्था टूटने लगी। तो साहब, जब ईश्वर के पुत्र द्वारा लिखित चीजें भी गलत हो सकती हैं, और विज्ञान सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि गलत है, वो करके साबित कर रहा है कि गलत है। और मैं जो कह रहा हूँ विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से, गणित के सूत्रों के माध्यम से, वो सही बात कह रहे हैं। तो इससे एक तर्क परकता की युग की शुरुआत हो रही है, और यही तर्क परकता आधुनिकता का मूल बेस है, या मूलाधार है, कि हम सवाल करें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु। आप एक अजीब संयोग की बात है कि हिंदी वर्णमाला का क अक्षर और अंग्रेजी वर्णमाला का W अक्षर वो हैं जिन्होंने दुनिया के इतिहास में आमूल चूल सोच में परिवर्तन कर दिया। ऐतिहासिक टेक्स्ट, यहीं पे 1 मिनट में बात करूँ, विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो गौर करेंगे कि हम कैसे पहचाने कि कोई टेक्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट है या नॉन हिस्टोरिकल टेक्स्ट है। तो हमारे लिए दो चीजें, कब, कहां, व्हेन और वेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टेक्स्ट इसका जवाब देता है और उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करता है, तब तो वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होगा, अदरवाइज वो हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं होगा। आजकल बहुत सारे, इसलिए ये बात खासतौर पर कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भी एक तरह से पुरानी चीज़ों को लेके बहुत सारे जो मिथकल कैरेक्टर्स हैं उनको लेके नए सिरे से किताबें लिखी जा रही हैं, और उसमें मिथ्स को एक तरह से वास्तविक बनाने की कोशिश की जा रही है। ये काम सिनेमा में भी चल रहा है कि विज्ञान के उपकरणों के माध्यम आप जो फैंटेसीज हैं, जो किस्से कहानियां थे, उनको सच बना के पेश किया जा रहा है। अभी कल ही हम लोगों ने इधर अमेरिका में रहने के दौरान मैंने स्त्री 2 देखी थी, कल हमने भूल भुलैया देखी, भूल भुलैया 3 देखी। और इसमें आप विज्ञान में सिनेमाटोग्राफी के क्षेत्र में जो चीज़ें आई, उससे आप चमत्कारों को, जिनको अभी पहले कलम के माध्यम से लेखक क्रिएट करता था और आप अपने दिमाग में एक कल्पना करते थे कि ऐसा होगा, वह अब आपको पर्दे पर एकदम सच्चाई के रूप में दिखाई देता है। और यही वो खतरा पैदा करता है
कि सामान्य आदमी जिसकी पढ़ाई लिखाई का स्तर या जिसकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, वो आंख से देखी हुई चीज पे कहा जाता है ना कि अरे साहब मैंने सुना नहीं है, मैंने आंखों से देखा है। तो सिनेमा, टेलीविजन शोज और विभिन्न जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जितनी सीरीज आ रही हैं, वेब सीरीज आ रही है, ये सब क्या कर रही है आदमी को कि आंखों से वो दिखा दे रहे हैं, आंखों से दिखा रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र फेंका, आंखों से दिखा रहे हैं कि अद्भुत अद्भुत किस्म के जिन अस्त्रों की बात की गई है महाभारत में, वो अस्त्र दिख रहे हैं। तो वो कहेगा साहब मैंने सुना नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैंने आंखों से देखा है, और आंखों से देखे पर विश्वास किया जाता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा, जहाँ बहुत सारी सुविधाएं आई विज्ञान की मदद से, कार्बन डेटिंग आई, और कार्बन डेटिंग से तमाम पुरानी चीज़ों की तारीख हम पता कर लेते हैं कि कितना पुराना होगा ये। वहीं पे एक दूसरा खतरा भी आया। तो उसी विज्ञान की मदद से जो अंधविश्वास, जो कपोल कल्पित चीज़ें वर्णित थीं, जिन पे मनुष्य के गैर शिक्षित होने का लाभ उठाकर समाज का एक प्रभुत्व संपन्न वर्ग उन चीज़ों की मदद से उसके दिमाग पर शासन करता है, उन चीज़ों को अब विज्ञान की मदद से, जब विज्ञान धीरे धीरे सब चीज़ों को, इन अंधविश्वासों को खंडित कर रहा था, तमाम लोगों ने जिंदगी दे दी इस काम के लिए। और अब विज्ञान ही की मदद से आप चाहें तो एक उन तबके के लोग जिनका चेतना का स्तर बहुत हाई नहीं है या बहुत ऊंचा नहीं है, उनको आसानी से आप बता सकते हैं कि ये सब सच है। और एक तरह से फिर कुड़ोमगजी और अंधविश्वास, ये सब चीज़ों को भी एक तरह से पोस्ट कर रही हैं, और ये बड़ा खतरा है। यूरोप के संदर्भ में हमने कहा कि जब ईसा मसीह ने ईसाई धर्म की शुरुआत की, तो ईसा मसीह स्वयं मानो जीवन को बहुत महत्व देते हैं। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में हमने इसका जिक्र किया, और पूरा बाइबल ने जिस नए समाज की बात की, उसमें गरीब गुरबा उसके केंद्र में है। बाइबल के नए न्यू टेस्टामेंट में ये कहा गया है कि एक बार ऊंट का सुई के छेद जिसमें धागा डाला जाए तो उससे गुजरना संभव है, लेकिन किसी अमीर आदमी का स्वर्ग जाना संभव नहीं है। माने अथाह संपत्ति अगर किसी के पास है, अमीर हो रहा है, तो वह सिर्फ श्रम से नहीं हो रहा है, वो शोषण से भी होता है। अच्छा, आप श्रम से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन अथाह पूंजी या एम्पायर नहीं खड़ा कर सकते। तो ये बात वो कह रहे हैं। और उसी में जब पोप जो वेटिकन में रहते हैं या बहुत अरसे से, तो 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी आते तक पूरा यूरोप जो है रोमन सभ्यता का पतन पहली शताब्दी में हो गया था। और अब उसके बाद पहली शताब्दी से हम चलते हैं तो क्रिश्चियनिटी आई, और क्रिश्चियनिटी ने तमाम जो मनुष्य के साथ स्थितियां गड़बड़ थी, गरीबी बहुत थी, जहालत थी, उनको कम करने में क्रिश्चियनिटी ने एक सकारात्मक भूमिका रखी। धीरे धीरे यूरोप के सभी देश क्रिश्चियन बनते गए। राजा लोगों ने भी क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया, जमींदार लोगों ने कर लिया, छोटे राजाओं ने कर लिया। तो क्रिश्चियनिटी के बाद ताकत, धन दोनों बढ़ने लगा, और यहीं से फिर राज्य के साथ उसका गठजोड़ शुरू होगा, और फिर वो जन विरोधी। तो जो जन पक्षधर चीज शुरू होती है धर्म, वही फिर जन विरोधी हो जाता है, यथास्थिति का समर्थक हो जाता है। ये चीज आप बहुत आसानी से यूरोप के इतिहास में, तो इसके विरुद्ध हम देखते हैं कि 12वीं 13वीं शताब्दी से संघर्ष शुरू हो गए थे, और विज्ञान की उपलब्धियों ने सीधे सीधे इन चीज़ों को चुनौती देना शुरू किया था। परिणाम यह का बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नई बात कही, कुछ नया कहने की पूरी कोशिश की, उनको जिंदा जला दिया चर्च ने, जहर का प्याला पीने को विवश कर दिया। और लेकिन ये सच कहने या सच के लिए लड़ने का सिलसिला बढ़ता रहा। और फिर हम आ जाते हैं 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में, जब कोपरनिकस कह रहा है कि ऐसी बड़ी बड़ी स्थापनाएं आ रही, और लगातार फिर औद्योगिक क्रांति हो जाएगी। 17वीं 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कृषि के क्षेत्र में पहले यंत्रों का प्रवेश होगा, फिर उद्योगों के क्षेत्र में। तो इस तरह से यूरोप आधुनिकता के मार्ग पर चलने लगा। अब क्या था, अब जो हम लोग नेक्स्ट, यहाँ हम आपको तमाम पढ़ते मैंने खोल दी हैं। तो एक
15वीं चाहे 16वीं शताब्दी में यूरोप में एक आधुनिकता की यात्रा आधुनिक बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। यहीं पे मैं अपनी बात को समअप करता हूँ और फिर हम लोग देखेंगे कि पुनर्जागरण में मैंने कहा कि कोई जीवन का ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जो अछूता रहेगा। इससे आधुनिकता की ये जो लहर आएगी, तर्कपरकता की जो लहर आएगी, एक मानव केंद्रित समाज बनाने की जो लहर आएगी, और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है।